और चलिए खबरों को विस्तार से अब देखते हैं और बात सबसे पहले करेंगे रायपुर की, जहां पर आज से टोटल लॉकडाउन शुरू हो चुका है। पुलिस ने प्रमुख चौक चौराहों पर कैंपिंग कर दी है। 9 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जिन पर जवानों की तैनाती हो चुकी है। जिले में दूसरे जिलों से गाड़ियों के आने पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस ने इसके अलावा फ्लैग मार्च भी निकाला है। यह सब कोरोना के लिए, कोरोना की रोकथाम के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए लोगों से नियम का पालन करने की अपील भी की गई। इस दौरान टोटल लॉकडाउन रायपुर में शुरू हो चुका है और इसके लिए बाकायदा चौक चौराहों पर कैंप लगा दिया गया, टेंट लगा दिए गए। पुलिस यहां पर कैंपिंग करेगी। इसके अलावा दूसरे जिलों से आने वाली गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है। फ्लैग मार्च निकाला गया है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आज से लॉकडाउन शुरू हो चुका है और क्या नजर आ रहा है सड़कों पर। युगल, देखिए, टोटल लॉकडाउन को लेकर के जिला प्रशासन साथ साथ राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और जिस तरह से यहाँ जगह जगह पर हल गली है, जो प्रमुख मार्ग है, वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। 9 बजे से जिस तरह से पूरी जो है अब लॉकडाउन शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए पुलिस ने जो है फ्लैग मार्च भी निकाल दिया है। गली गली तक जाकर के यही संदेश दिया जा रहा है कि टोटल लॉकडाउन का कड़ाई से पालन पुलिस कराने के लिए तत्पर है। जिला प्रशासन भी तत्पर है। यहां तक के जो मंत्रालय है और विभागाध्यक्ष कार्यालय है वो भी 8 दिनों तक बंद रहेंगे। निजी जो कार्यालय है वो भी बंद रहेंगे। शासकीय जो कार्यालय है वो भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पूर्णतः जो है मनाही रहेगी। लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। जो आवश्यक सेवाएं हैं महज वही 2 घंटे के लिए सुबह चालू होंगी और 1.5 घंटे के लिए शाम को चालू होगी। और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है और खासकर से राजधानी रायपुर में जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हो रहा है वो चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस पर चिंता जताई है और आम लोगों से अपील की है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन महती कदम है, उसको लेकर के उसका कड़ाई से पालन किया जाए। इसके विपरीत जो है आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो चल रहे हैं। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर जहाँ जो भाजपा लगातार आरोप लगा रही है। आज जब ये लॉकडाउन किया गया है तब बार बार सरकार की ये बात याद आती है कि लॉकडाउन कोई इसका उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं है। सरकार एक तरफ कहती है कि कोई समाधान नहीं है, दूसरी तरफ लॉकडाउन कर दिया जाता है। ये बड़ी अजीब। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा सख्ती है, पेट्रोल पंप तक पर सख्ती रहेगी, सब्जी की दुकानें भी नहीं खोलने की अनुमति दी गई, तो बड़ी सख्ती देखने को मिल रही है इस बार। और ऐसे वक्त में जब सरकार ये बोल रही है या बोलती थी कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। जी पूरी देखिए, अगर हम ये कहें कि पानी सर के ऊपर चला गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से कोरोना के जो विस्फोटक हो रहे हैं, एक एक जो राजधानी की अगर हम बात करें, उसके अलावा 5 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना का विस्फोट हो रहा है। मंत्रालय से लेकर गांव तक कोरोना है वो फैल चुका है और अभी भी इसका विस्फोट लगातार जारी है। और जिस तरह से अव्यवस्थाएं भी सामने आ रही है उसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। और हालांकि जब पहली बार लॉकडाउन हुआ तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये विकल्प नहीं है, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प ना तो राज्य सरकार के पास है और ना ही जो है स्वास्थ्य महकमे के पास है। लॉकडाउन से लोगों को एक जगह बांधना चाहते हैं और इसको संक्रमण को रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी ढील जब राज्य सरकार और जिला प्रशासन देती है तो लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। जब आज लॉकडाउन का जो अंतिम बिल्कुल बात यहीं पर आ जाती है, बात यहीं पर आ जाती है। इसके बीच में भी हमने देखा था, जब बीच में सरकार की तरफ से लॉकडाउन था और इस दौरान छूट दी गई थी तो फिर क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। और उस वक्त ही आगाह किया गया था, बार बार हमने बताया था कि यह विस्फोटक स्थिति को निमंत्रण दिया जा रहा है। देखना होगा कि 7 दिन बीत जब जाएंगे तो क्या फिर से सामान्य बाजार खोल दिया जाएगा या फिर धीरे धीरे करके या बहुत सख्ती के साथ लोगों को देखा जाएगा कि उनकी आदत में शुमार किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको पालन करना, लोगों की आदत में शुमार कराना होगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल।
आगे बढ़ते हैं। महासमुंद में 23 से लेकर 30 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। जिले में 23 सितंबर की शाम 7 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी और 30 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहने वाला है। जिले की सभी सीमाएं इस दौरान सील रहने वाली हैं। जिले में कोरोना के लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए फैसला लिया गया है कि अब तक कोरोना के 1620 मामले सामने आ चुके हैं। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संक्रमण रोकने के लिए व्यापारियों ने रणनीति बना ली है। 20 एसोसिएशन है व्यापारियों की, जिन्होंने कलेक्टर के साथ मुलाकात की है, बैठक की है और सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद करने का फैसला भी किया गया। 20 एसोसिएशन शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखेंगी। शाम 7 बजे ही दुकानें बंद होंगी, ये भी तय किया गया है। और साथ ही ये भी तय किया गया है कि शनिवार और रविवार 2 दिन बाजार बंद रहने वाले हैं। लेकिन अब 5 दिन अगर बाजार लगेगा तो उसकी रफ्तार को कैसे थामा जाए, यह भी एक विषय जरूर चिंता का है। इसके ऊपर भी संभवतः विचार चल रहा होगा। लेकिन इस वक्त इंदौर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संक्रमण रोकने के लिए एक रणनीति बनाई गई है। व्यापारियों की तरफ से जो रणनीति तैयार की गई है, कलेक्टर के साथ बैठकर 20 एसोसिएशन हैं व्यापारियों की, जिन्होंने कलेक्टर से बैठक कर सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद करने का फैसला किया। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेगा, यह फैसला हुआ है। और साथ ही शाम 7 बजे ही दुकानें बंद हो जाएंगी। और अब बारी है कोरोना के अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का अपडेट क्या है बता दें आपको। कहर जारी है। 24 घंटे में 37 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना की वजह से घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। 24 घंटे में 2523 नए मामले पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सामने आए और 2200 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट गए। संक्रमित जो कुल तादाद है वो है 1,08,167। 1 लाख को देखते देखते यह आंकड़ा तेजी के साथ पार कर गया। कोरोना से अब तक कुल 2007 लोग मध्य प्रदेश में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 83,618 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो आज ही विधानसभा में भी इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया कि रिकवरी रेट बाकी राज्यों के अनुपात में मध्य प्रदेश का ठीक है 77% है। कोरोना के अब एक्टिव केस प्रदेश में 22,500 से ज्यादा हैं। कृषि बिल के विरोध के बीच सरकार ने रबी की फसलों के लिए नई एमएसपी जारी कर दी है। केंद्र की सौगात से किसानों की कमाई बढ़ेगी। सरकार ने गेहूं, चना, सरसों समेत 6 रबी फसल हैं जिन पर नया एमएसपी घोषित कर दिया है। इसमें मसूर भी शामिल है। गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर दिया गया। सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। और इसी तरीके से चना, मसूर, जौ के लिए भी और कुल 6 फसलों के लिए ये किया गया है। रबी की बुआई प्रारंभ होने के पूर्व ही 6 रबी की फसलों की एमएसपी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक में स्वीकृति प्रदान की है। गेहूं की एमएसपी में 50 रुपए कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 1975 हो गई है। चना में 225 रुपए की वृद्धि के उपरांत अब 5100 रुपया प्रति कुंटल चना होगा। मसूर में 300 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत 5100 रुपया प्रति कुंटल मसूर अब होगा। सरसों में 225 रुपए की प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 4650 प्रति कुंटल दाम होगा। जौ में 75 रुपए की वृद्धि के उपरांत 1600 रुपए प्रति कुंटल इसका भाव होगा। कुसुम में 112 की वृद्धि उपरांत 5327 प्रति कुंटल एमएसपी निर्धारित की गई है। तो इस ऐलान के बीच केंद्र से पारित कृषि बिल का प्रदेश में विरोध भी देखा गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कृषि बिल का विरोध करते हुए विधानसभा का
घेराव करने के लिए पहुंच गए थे भोपाल में। बड़ी संख्या में भोपाल और आसपास के जिलों के किसान कृषि बिल का विरोध करने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया था। घेराव करने पहुंचे किसानों को बोर्ड ऑफिस के पास रोका गया। किसानों ने बिल वापस लेने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि बिल को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है सरकार उसे दूर करेगी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं, किसान मित्रों के जरिए किसानों को जानकारी दी जाएगी। बिल को किसान हितैषी बताते हुए वो ये बोले कि ये बिल किसानों को बिचौलियों से बचाएगा। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मंडियां सब रहेंगी, बल्कि मंडियों को हम और आदर्श मंडी बना रहे हैं, स्मार्ट मंडी बना रहे हैं, किसानों को और सुविधा दे रहे हैं। देखो एक बताना चाहता हूँ, पहले हाथ से तोल होता था, किसानों को 1-1, 2-2 किलो, 4-4 किलो ज्यादा तोलते थे। हमने इलेक्ट्रॉनिक कांटे लाए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में मैंने ही मांग उठा के हरदा में इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगवाया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगने के बाद माल तुलता है, हाइड्रोलिक से खाली होता न तो हम माल हाथ लगाता न तुलावटी, फिर भी उनसे पैसे लेते थे। हमने रोका। 200 करोड़ रुपए कांग्रेस के शासन में जो ज्यादा ले ली तो हमने रुकवा दिया उसको, उसमें नियम किया। और भ्रम दूर कर रहे हैं कि मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी और उसके बाद किसानों को और अधिक व्यापार प्रतिस्पर्धा मिलेगा। जब प्रतिस्पर्धा होगी किसान के खेत से, खलियान से और माल बिकेगा और व्यापारी ज्यादा होंगे, बड़े बड़े लोग भी उद्योग उसमें आएंगे खरीदने। तो जब व्यापारी ज्यादा होंगे तो किसान का माल ज्यादा रेट में बिकेगा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कृषि विधेयक पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अंग्रेजों की तरह किसानों को गुलाम बनाना चाहती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ पीडीएस भी खत्म करना चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि विपक्ष कह रहा है कि मंडियां, आप लोग कहते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि मंडियां वजूद में रहेंगी और वो कह चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं हटाया जाएगा। तो विवाद क्यों? अगर वो एमएसपी का प्रावधान कानून में ही कर देते कि एमएसपी किसानों को मिलेगी तो विवाद ही नहीं होता जी। ये पूरा षड्यंत्र है, क्योंकि ये सरकार जो है मूल रूप से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाना चाहती है, उसी प्रकार से जिस तरह से चंपारण में नील की खेती ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, वही ये यहाँ भी लागू करना चाहते हैं। कमलनाथ जी चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी के मुकाबले कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को उतारा जाए। क्या सचिन पायलट चुनाव प्रचार करेंगे वहाँ? ऐसा नहीं है, कोई किसी के मुकाबले बात नहीं है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। खबर असरदार आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार की आदिवासियों को बड़ी सौगात है। विधानसभा में साहूकारी अधिनियम को मंजूरी मिल गई है और 20 अगस्त 2020 तक के आदिवासियों के कर्ज इसके तहत माफ हो सकेंगे। साहूकारी व्यवस्था में भी सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार से लाइसेंस लेने के बाद ही साहूकारी की व्यवस्था लागू हो पाएगी। प्रदेश के हजारों आदिवासियों को इससे फायदा मिल सकेगा। प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह बयान दिया। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, 3 दिन पहले मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र भी कर रहे थे जब वो आदिवासियों को पट्टों का वितरण कर रहे थे, और आज ये एक बड़ी सौगात आदिवासियों के लिए सरकार की तरफ से सामने आई। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे आदिवासी हैं जो साहूकारी प्रथा के कारण कहीं ना कहीं कर्ज में डूबे हुए हैं। उनको राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात दी और 20 अगस्त 2020 से पहले जितना आदिवासियों ने कर्ज ले रखा है उसको अब सरकार ने शून्य घोषित कर दिया है। यानी कि किसी भी तरीके का कर्जा अब आदिवासियों को नहीं सहना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि कोई साहूकारी प्रथा को आगे बढ़ाता है तो उसको अब राज्य सरकार से लाइसेंस लेना होगा। इसको लेकर साहूकारी अधिनियम जो है आज विधानसभा में पेश किया गया था, जिसको मंजूरी दे दी गई और इससे बड़ी संख्या में आदिवासियों को फायदा होगा। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए।
इंश्योरेंस सेक्टर में अग्रणी कंपनी रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस बन चुकी है। नाम बदलने के पीछे कंपनी का मकसद लोगों से सीधे जुड़ने के साथ उन्हें बेहतर और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मतलब कंपनी का नाम बदला है, काम और लक्ष्य वही है।